चलो दीपक चलाओ, हो गया। हेलो हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आप सभी लोग कैसे हो? कल मैंने आपसे जो बातें की थी, मैंने जो कहा आपसे कि अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखो और दिमाग में ये रख लो कि सिलेक्शन लेना ही लेना है। बहुत बड़ी चीज नहीं है। यदि आपका एनसीईआरटी तैयार है और कॉन्सेप्ट क्लियर है और आंसर लिखना आता है तो केवल करंट से अपडेट करो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। हम लोग को यह लगता है कि जो आईएएस बनते होंगे किसी दूसरे ग्रह के प्राणी होंगे। एक मैं बात कहना चाहता हूं कि जितने बच्चों को मैंने देखा है आईएएस बनते हुए, वो बच्चे बहुत ही सामान्य पृष्ठभूमि के बच्चे थे, स्टूडेंट, पर उनकी लगन और मेहनत रंग लाई। और एक दिन उन्होंने जो सपने देखे थे उनका सपना पूरा भी हुआ है। मैं कभी टॉपर्स को नहीं पढ़ाया, फर्स्ट रैंकर, सेकंड रैंकर या थर्ड रैंकर्स की बात करें, वो कभी मेरा स्टूडेंट नहीं था। यूपीएससी के लिए बेसिक पीसीएस में तो बहुत सारे रैंकर हैं। जैसे यूपी पीसीएस की बात करूं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस सब ये मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं। हम बिहार की बात करें, बिहार में भी बहुत सारे रैंकर्स हैं जो मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं। लेकिन आईएएस में टॉप 10 का कोई भी स्टूडेंट मेरा स्टूडेंट नहीं रहा है। बेशक हमारे क्लास की बात करूं, जो हाईएस्ट रैंक लगी है वो 14वीं रैंक लगी है। लेकिन जो बच्चे 14वीं रैंक मार चुके हैं, जिनकी रैंक लग चुकी है, लगातार वो स्टूडेंट आंसर राइटिंग करते रहे और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश किया उन्होंने। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि आप परिस्थितियों को देखते हैं कि मेरा बैकग्राउंड खराब है, मेरे मां बाप गरीब हैं, तो मेरा यह मानना है कि परिस्थितियों को दोष देने मात्र से आपकी सफलता सुनिश्चित नहीं होगी, क्योंकि स्ट्रगल तो आपको ही करना है। अनेक ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका आर्थिक पृष्ठभूमि बहुत ही खराब, जिनके मां बाप किसी न किसी रूप में मजदूर रहे हैं और वो सिलेक्शन लेके गए। अतः यदि आप सोच सकते हो, आपने सोच लिया कि मुझे सिलेक्शन ही चाहिए, तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका सिलेक्शन अवश्य होगा और मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। पर यदि आपने ये सोच लिया कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जैसे एक स्टूडेंट्स ने ये पूछा मुझसे, क्या सर इतना नंबर पाया जा सकता है? तो मैंने उससे ये कहा, यदि तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है कि तुम नंबर पा सकते हो तो इतना मिल जाएगा, इससे ज्यादा भी मिलेगा। पर उसे विश्वास नहीं। सौभाग्य से जब वो प्रश्न पूछ रहा था तो मेरे बगल में एक ऐसा स्टूडेंट बैठा हुआ था जिसका सिलेक्शन हो चुका था। सोचो, उस लड़के ने ये कहा, मैं इतना नंबर पा चुका हूं और आज मैं आईएएस हूं। ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं आपको, सफलता और असफलता सब आपके ऊपर निर्भर है। आप जैसा सोचते हो, उसके प्रति कितना डेडिकेशन है, यह आप पर निर्भर करता है।
यदि आप सफल होते हैं तो श्रेय आपको मिलना चाहिए, यदि आप असफल होते हैं तो दोष भी आप ही का है। अब आपके हाथ में है कि क्या चुनना है। याद रखना, डू एंड डाई की स्थिति है। ईश्वर ने जन्म दिया है तो रोटी अवश्य देगा। मेरा यह मानना है कि जब जानवरों का पेट भरता है तो हम तो इंसान हैं, हमारा भी पेट अवश्य भरेगा। पर एक चीज सोचो, क्या हम पेट भरने के लिए जीवित हैं या कुछ कर गुजरने के लिए? क्या हम ये नहीं चाहते कि लोग मेरे फॉलोअर्स हों, लोग मुझे एज एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करें? यह बिल्कुल संभव है, लेकिन आपको सोचना होगा कि आप क्या चाहते हैं। मेरा यह मानना है कि यूपीएससी एक लॉन्चिंग पैड है, जहां से लॉन्च होने के बाद पूरा अंतरिक्ष आपके लिए भरा पड़ा है विचरण करने के लिए। अब एक चीज सोचो, आप जमीन पर रेंगोगे या अंतरिक्ष में विचरण करोगे? निर्णय आपके हाथ में है। इसलिए आप परिस्थितियों को दोष देना बंद करो। यह किसी से नहीं कहना है कि मेरे पास ये नहीं है। आपको यह कभी नहीं कहना है कि मैं इतना गरीब हूं कि मैं पढ़ नहीं पाया। मेरा यह मानना है, ऐसा कहना अपने आप को धोखा देने के बराबर है। सोचो जरा, क्योंकि मैं कम से कम 10-12 बच्चों का एग्जाम्पल ले सकता हूं। उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि बहुत खराब थी, वो ट्यूशन पढ़ा के पढ़ते थे, अंततः उनका आईएएस में सिलेक्शन हुआ। आखिर क्यों? क्योंकि उनका डेडिकेशन, उनका समर्पण। ये लाइन हमेशा याद रखना है कि क्या यह भी कोई जीना है जिसके मरने के बाद लोग उसका नाम ही भुला दें। जिसे फिलॉसफी की भाषा में कहा जा सकता है सामाजिक अमरत्व। हम बेसिक सामाजिक अमरत्व को प्राप्त कर सकते हैं, यह हमारे हाथ में है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं मैं। एक ऐसा स्टूडेंट जो एसएससी की तैयारी करने आया था। मैं कोचिंग की शुरुआत किया था, बहुत सारे स्ट्रगल मेरे सामने। मैं कोचिंग का किराया देने में भी सक्षम नहीं था। एसएससी के बच्चे से मैंने ये कहा, तुम एसएससी के लिए जितनी फीस जमा करोगे वो फीस मुझे दे दो। मैं आईएएस की तैयारी तुम्हें करवाऊंगा। मैंने कहा तुम 6 महीने की कोशिश करो, नहीं होगा तो फीस अपनी वापस ले लेना, दोबारा एसएससी की तैयारी करना। अब सोचो आप, चूंकि उसका रूम पार्टनर मेरे यहां तैयारी कर रहा था, मेरे यहां कोचिंग कर रहा था, जिस बच्चे से मैंने ये कहा वो भी करना शुरू कर दिया। उस समय एसएससी की फीस होती थी 10,000 रुपए, उसने मुझे 10,000 रुपए दिया। पर घर वालों को यह नहीं बताया कि मैं एसएससी की, सोचो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं, कि घर वालों ने भेजा किस लिए था? एसएससी की तैयारी करने के लिए उसे। अब सोचो आप, एक हफ्ते बाद उसको क्लास बहुत अच्छी लगने लगी और उसने कहा सर मैं अब यूपीएससी की तैयारी करूंगा। अब सोचो, पहली बार उसने आईएएस दिया, नहीं हुआ। घर वालों से यह कहा कि मेरा एसएससी में नहीं हुआ, कि घर वालों को बताया ही नहीं था वो कि मैं आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, कि घर वालों ने एसएससी की तैयारी करने के लिए भेजा था उसे। पर उसकी मेहनत, क्लास अच्छी लगी, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, वो लगातार मेहनत करना शुरू किया और सेकेंड अटेम्प्ट में उसका एलाइड आईएएस में सिलेक्शन हो गया।
आप सोचो, आप जब आईएएस में सिलेक्शन हुआ तो घर वालों को उम्मीद नहीं थी कि उसका आईएएस में भी हुआ है। घर वालों ने यह कहा था, तुम गए थे एसएससी की तैयारी करने के लिए, सिलेक्शन तुम्हारा आईएएस में हुआ। मैं एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं? जो विद्यार्थी ये सोच के आया था कि मेरा मेंटल लेवल इतना अच्छा नहीं है कि मैं आईएएस की तैयारी कर सकूं, मेरी क्षमता केवल एसएससी के लायक है, वो आईएएस बन के चला जाता है। इसका अर्थ यही है, किसी का दिमाग ज्यादा अच्छा नहीं होता, न तो कोई ज्यादा कमजोर होता है। 19-20 का अंतर होता है। बेशक कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो एक्स्ट्रा जीनियस होते हैं, पर वो अपवाद स्वरूप होते हैं। अब एक चीज सोचो, आप यदि चाह लेते हैं कि मुझे सिलेक्शन चाहिए और आईएएस में ही सिलेक्शन चाहिए, तो ईश्वर ने आपको ब्रेन दिया है, दिमाग दिया है, बस मेहनत करने की आवश्यकता है। और मैं पहले दिन से ये बता रहा हूं आपको कि मैं लिखना सिखा दूंगा, इस बात की गारंटी है। और शाम को 6 बजे से आंसर राइटिंग की शुरुआत होगी, आंसर राइटिंग की, और मैं आपको लिखना सिखा दूंगा। जिस भी टॉपिक को पढ़ाऊंगा और जहां से मैं प्रश्न उठाऊंगा, हां शुरू में आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि लिखने में कभी आपने लिखा ही नहीं, आप तो केवल किताब पढ़ते हैं। मेंस में तो लिखना है। शुरू में लिखने में दिक्कत होगी आपको लगेगा कितना बोरिंग काम है, पर यकीन करो 1 महीने बाद बहुत मजा आएगा आपको। चलो हम क्लास की शुरुआत करते हैं। कल के क्लास की बात हुई थी, ध्यान देना इस बात को। कल की क्लास की हम लोग बात करें, सबसे बड़ी चीज तो ये है, अनुच्छेद 15 का खंड 4 की बात करें। अनुच्छेद 15 का खंड 4, इसे ध्यान से समझो इस बात को। कल हम लोग जो बात कर रहे थे, अनुच्छेद 15 के खंड 4 के तहत एक एग्जाम्पल कि मद्रास सरकार ने क्या किया। कल की क्लास को मैं रिपीट करता हूं। मद्रास सरकार ने एक आदेश जारी किया और उस आदेश के तहत इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज की बात करें, इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज की बात करें, इस कॉलेज में सीटों को आरक्षित कर दिया गया। और जब इस कॉलेज में सीटों का जब आरक्षण हुआ, तो यह जो आरक्षण है, आरक्षण धर्म के नाम पर, जात के नाम पर आरक्षण हुआ। और 15 के 1 क्या कहता है? 15 के 1 कहता है, राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन जब मद्रास सरकार ने धर्म और जात के आधार पर सीटों का आरक्षण किया, ध्यान देना इस बात को, तो 15 के 1 का उल्लंघन हो गया। यह उल्लंघन हो गया। यह मुद्दा सीधे सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट में यह वाद फेमस हुआ। मद्रास राज्य बनाम चंपक दुराई राजनवाद। पूरी बात ध्यान देना। जब मद्रास सरकार ने सीटों का आरक्षण किया धर्म और जात के आधार पर, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि 15 के 1 का उल्लंघन है। यह मुद्दा जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट में यह मुद्दा फेमस हुआ
मद्रास राज्य बनाम चंपाकम दुराई राजनवाद। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि धर्म और जात के आधार पर जो आरक्षण है 15 के 1 का उल्लंघन है। अब सोचो, इसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह असंवैधानिक है। पहली बात। दूसरी चीज, सरकार का तर्क क्या था? सरकार ने यह तर्क दिया कि सामाजिक न्याय के लिए यह जरूरी है। सामाजिक न्याय की बात की सरकार ने, और सरकार ने यह कहा कि अनुच्छेद 45 की बात करें। अनुच्छेद 45 में जिस सामाजिक न्याय की बात की गई है, उस सामाजिक न्याय की पूर्ति के लिए धर्म और जात के आधार पर इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में सीटों का आरक्षण न्यायोचित है। अब एक चीज सोचो, मुद्दा यह था, हमेशा मुद्दा क्या था कि मद्रास सरकार ने अनुच्छेद 45 को महत्व दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? हम कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 15 के 1 को महत्व दिया। सरकार ने यह कहा कि अनुच्छेद 45 प्राथमिक है, क्योंकि यह सामाजिक न्याय की बात करता है, और इस सामाजिक न्याय की पूर्ति के लिए धर्म और जात के आधार पर मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में सीटों का आरक्षण गलत नहीं है। देखो, पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अनुच्छेद 45 ये जो नीति निर्देशक तत्व है, ध्यान देना, ये जो है नीति निर्देशक, हम तत्व की बात करें, नीति निर्देशक तत्व है। सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों को महत्व दिया, सरकार ने नीति निर्देशक तत्व को महत्व दिया। प्रश्न यह है कि नीति निर्देशक तत्व प्राथमिक है या मौलिक अधिकार प्राथमिक है? सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों को महत्व दिया, सरकार ने इसे महत्व दिया। अब दोनों में विवाद बढ़ता चला गया। अब एक चीज सोचो, आप सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जो धर्म और जात के आधार पर सामाजिक न्याय की प्राप्ति के लिए जिस आरक्षण की बात करते हो वो 15(1) का उल्लंघन है, क्योंकि 15 का 1 धर्म और जात के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। अब सुनो, चूंकि यह मुद्दा सबसे पहले इसमें आया, इसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों के बीच विवाद की बात करें, का प्रथम मुद्दा किस वाद में आया? तो ये वाद है हमारा। एक बात याद रखना, दूसरा मुद्दा यह था कि सरकार, पूरी बात देखो, सरकार हरिजन कॉलोनी के निर्माण के लिए जमीन का अधिग्रहण कर रही थी, जिसे मुंबई उच्च न्यायालय ने अवैध घोषित कर दिया। क्यों? क्योंकि हरिजन कॉलोनी का निर्माण एक दृष्टि से जात के आधार पर भेदभाव है। या तो सभी के लिए कॉलोनी का निर्माण करो, आप एक जात विशेष के लिए कॉलोनियों का निर्माण क्यों करते हो? तो जब हरिजन कॉलोनी की बात करोगे तो जात के लिए कॉलोनी का निर्माण करना, इसका मतलब है कि अन्य जातियों के लिए कॉलोनियों का निर्माण नहीं करना। इसका अर्थ यह है कि जात के आधार पर आप भेदभाव कर रहे हो, और जाति के आधार पर भेदभाव करना 15(1) का उल्लंघन है। तो 2 इश्यू उठा। अब सरकार को यह लगा कि सुप्रीम कोर्ट कहीं न कहीं सामाजिक न्याय की प्राप्ति में बाधक है, क्योंकि सामाजिक न्याय के लिए मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में एक विशेष समुदाय का उचित प्रतिनिधित्व भी जरूरी है, और सामाजिक न्याय के लिए हरिजन कॉलोनी का निर्माण भी जरूरी है। इसलिए सरकार ने क्या किया, 1951 में, ध्यान देना इस बात को,
सरकार ने 1951 में पहला संविधान संशोधन कर दिया। उसने पहला संविधान संशोधन, और यह जो संशोधन है 15 का खंड 4 में आया। पहले संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 15 का खंड 4 जोड़ा गया, जिसमें यह कहा गया कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्ग, ध्यान दो, तथा अनुसूचित जात और जनजात के लिए राज्य विशेष प्रावधान कर सकता है। राज्य को यह अधिकार प्राप्त है। अब एक बात याद रखना, जब 15 के 4 में इसकी बात की गई, हमेशा ध्यान दो इस बात को, जब 15 के 4 में कहा गया था कि राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग तथा SC ST के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। पहले तो प्रश्न यह पूछा जाएगा कि प्रथम संविधान संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमेशा ध्यान दो। अब एक चीज, 15 के 4 में क्या कहा गया कि राज्य सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग तथा SC ST के लिए विशेष प्रावधान कर सकता है। इसका अर्थ यह है, हमेशा ध्यान दो, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि विशेष प्रावधान करना राज्य की विवेकाधीन शक्ति है। इसका अर्थ है, ध्यान देना इस बात को, इसका अर्थ है कि विशेष प्रावधान करना राज्य की विवेकाधीन शक्ति है। हमेशा ध्यान दो, राज्य की विवेकाधीन शक्ति है। कोई कर्तव्य आरोपित नहीं है। अब एक चीज ध्यान दो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इस कार्य के लिए राज्य को रिट जारी नहीं की जा सकती। ध्यान से सुने इस बात को। हमेशा पहले तो प्रश्न यह उठा कि 15 का 4 क्यों जोड़ा गया। फिर मुद्दा यह उठा, संविधान 15 के 4 में क्या कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इसका अर्थ है कि विशेष प्रावधान करना राज्य की विवेकाधीन शक्ति है। कोई कर्तव्य आरोपित नहीं है। चूंकि विवेकाधीन शक्ति है, अतः राज्य के ऊपर निर्भर करता है कि राज्य विशेष प्रावधान करे या न करे। अब देखो, इस सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इस कार्य के लिए, मतलब विशेष प्रावधान करने के लिए राज्य को रिट नहीं जारी की जा सकती। कितनी अच्छी बात है। लेकिन फिर एक प्रश्न उठा, हमेशा ध्यान दो इस बात को। प्रश्न यह उठा कि सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग, सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग, और दूसरी बात हम SC ST की बात करें।
अनुच्छेद 15 के 4 में दो शब्द हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक पहला शब्द है सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग, और दूसरा शब्द है SC ST। याद रखना, विवाद इसको लेकर नहीं था, यह क्लियर था कि कौन अनुसूचित जात में आएगा और कौन अनुसूचित जनजात में आएगा। विवाद इसको लेकर था कि निर्धारण कैसे। यह इश्यू था कि सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग का निर्धारण कैसे होगा, क्या मानक है। आप एक चीज ध्यान देने इस बात को, जब मानक की बात की गई, तो हमेशा बालाजी की बात करें बनाम मैसूर राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा हमेशा ध्यान दें इस बात को, हमेशा बालाजी बनाम मैसूर राज्य विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पिछड़े वर्ग का निर्धारण का आधार दो चीज, एक जाति और दूसरा गरीबी, निवास स्थान, पेशा इत्यादि के आधार पर होना चाहिए। पूरी बात याद रखना। प्रश्न यह उठा कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग का निर्धारण कैसे होगा, कैसे किया जाए। तो बालाजी बनाम मैसूर राज्य विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पिछड़े वर्ग का निर्धारण केवल जात के आधार पर नहीं होना चाहिए। हमेशा ध्यान दें इस बात को, केवल जात के आधार पर नहीं चाहिए। पहला इश्यू, कोर्ट ने यह कहा कि जाति प्राथमिक है, किंतु गरीबी, निवास स्थान और पेशा इन तीनों को आधार बनाया जाना चाहिए। इसे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पिछड़े वर्ग का निर्धारण करते समय जाति के साथ साथ गरीबी, निवास स्थान और पेशा अर्थात व्यवसाय तीनों को ध्यान में रखना होगा। क्या कमाल का बेहतरीन डिसीजन दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जबकि पहले क्या था, जाति प्राथमिक थी। फिर एक प्रश्न उठा, देखो प्रश्न यह उठा कि जब पिछड़े वर्ग की बात करोगे आप, तो हमेशा ध्यान दो इस बात को कि सरकार ने क्या किया। मैसूर, हम सरकार की बात करें, मद्रास सरकार ने क्या किया कि शिक्षण संस्थाओं में जब आरक्षण की बात की शिक्षण संस्थाओं में, तो एक मुद्दा उठ खड़ा हुआ, आरक्षण की सीमा क्या हो। तो सरकार ने क्या किया, 68%, 68% आरक्षण की बात कर दी। तो हमेशा ध्यान देने इस बात को, इश्यू ये था कि शिक्षण संस्थाओं में हमेशा सरकारी शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की सीमा को लेकर विवाद पैदा हुआ। मद्रास सरकार ने क्या किया, हमेशा ध्यान दो इस बात को, मद्रास, हम सरकार की बात करें, मद्रास सरकार ने क्या किया, दो काम किया उसने। हमेशा पहला काम क्या किया सरकार ने कि पिछड़ों को दो वर्ग, पहली बात पिछड़ा और अति पिछड़ा की बात कर दिया।
पूरी बात ध्यान देना। पिछड़ा, अति पिछड़ा, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग। मद्रास सरकार ने क्या किया, पिछड़े वर्ग को दो भागों में डिवाइड कर दिया। नंबर 1 पिछड़ा वर्ग, नंबर 2 अति पिछड़ा वर्ग की बात करें। इसके लिए रिजर्वेशन की बात किया उसने 28% और इसके लिए उसने किया 22%। दूसरी चीज देखा जाए, इस सरकार ने क्या किया, SC ST के लिए 18% रिजर्वेशन की बात कर दी। ध्यान सुनो इस बात को। इन शिक्षण संस्थाओं में जब आरक्षण का मुद्दा उठा तो मद्रास सरकार ने क्या किया, पिछड़ों के दो वर्ग, पिछड़ा वर्ग 28%, अति पिछड़ा वर्ग 22% और SC ST के लिए इसने 18% रिजर्वेशन की बात कर दी। टोटल कितना हो गया, टोटल जो रिजर्वेशन है, हमेशा ये टोटल जो रिजर्वेशन है, ये रिजर्वेशन हो गया 68%। अब हमेशा ध्यान दो, बालाजी बनाम मैसूर राज्य में, मैसूर राज्यवाद की बात करें, एक बात याद रखना है। अब डिबेट का विषय क्या था, कोर्ट में डिबेट का विषय यह था कि क्या संविधान क्या कहता है, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग, हमारे संविधान में पिछड़े और अति पिछड़े की बात तो की ही नहीं गई है, पर यहां तो पिछड़े वर्ग को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग। इसलिए कुछ लोगों ने कहा कि 15 के 4 का उल्लंघन है, क्योंकि 15 का 4 क्या कहता है, सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की बात करता है वो। हमारा अनुच्छेद 15 का 4 पिछड़ा और अति पिछड़े की बात नहीं करता। लेकिन सरकार ने क्या किया, डिवाइड कर दिया। तो एक बात याद रखना है, अब दो मुद्दा उठा। पहला मुद्दा उठा कि पिछड़ा और अति पिछड़ा का जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण वो संवैधानिक है या नहीं है। हमेशा ध्यान देना इस बात को। जब सरकार ने यह काम किया तो दो मुद्दा उभरा। पहला मुद्दा यह था, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग का वर्गीकरण संवैधानिक है या नहीं, है या नहीं। और दूसरा मुद्दा यह था, 68% आरक्षण संवैधानिक है या नहीं। याद रखना, सरकारी नौकरियों की बात नहीं की जाती है, शिक्षण संस्थाओं की बात की जा रही है। संस्थाओं में रिजर्वेशन का प्रावधान 15 के 4 में है और सरकारी नौकरियों में रिजर्वेशन का प्रावधान 16 के खंड 4 में है। दो अनुच्छेद हैं, 15 के खंड 4 और 16 के खंड 4। 15 के 4 में संस्थाओं में रिजर्वेशन की बात की जाती है और 16 के 4 में नौकरियों में रिजर्वेशन की बात की जाती है। दो मुद्दा उभर गया, यह वर्गीकरण संवैधानिक है या नहीं। और दूसरी बात, 68% आरक्षण संवैधानिक है या नहीं। अब एक चीज सोचो आप, जब ये दो मुद्दा उभरा, हमेशा जब दो मुद्दा उभरा तो बालाजी बनाम मैसूर राज्यवाद में, हमेशा ध्यान दो, सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया। या कहा, अच्छा एक चीज ध्यान दो, या ऐसी का मतलब सुप्रीम कोर्ट, बालाजी बनाम मैसूर राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग का वर्गीकरण असंवैधानिक है। क्यों असंवैधानिक है? क्योंकि 15 का 4 केवल सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग की बात करता है, और दूसरा उसने ये कहा कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। पूरी बात ध्यान देना, इस बात को हमेशा ध्यान दें। इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद में क्या डिसीजन दिया कि पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग का वर्गीकरण असंवैधानिक है, और दूसरी चीज आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जब डिसीजन आया तो एक बड़ा इश्यू ये था, कालांतर में क्या हुआ, इंदिरा साहनी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा क्रीमी लेयर की अवधारणा का प्रतिपादन करके क्रीमी लेयर की अवधारणा का प्रतिपादन करके कि वर्गीकरण को संवैधानिक घोषित कर दिया। पूरी बात ध्यान देने इस बात को। इस बालाजी बनाम मैसूर राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग का विभाजन असंवैधानिक है, और दूसरी चीज आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने यह कहा कि यह संविधान के साथ न्याय नहीं होगा, क्योंकि अन्य योग्य लोगों का प्रवेश रुक जाएगा। लेकिन कालांतर में क्या हुआ, इंदिरा साहनी वाद की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट दिया है। याद रखना है, क्रीमी लेयर का जो विचार सुप्रीम कोर्ट ने दिया था वो इंदिरा साहनी वाद में दिया था। आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रीमी लेयर का विचार किस वाद में आया? तो क्रीमी लेयर की अवधारणा का प्रतिपादन करके सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के वर्गीकरण को संवैधानिक घोषित कर दिया। क्यों किया? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा जो क्रीमी लेयर को आरक्षण की सीमा से बाहर कर दो। ध्यान दो, पिछड़े वर्ग में दो चीज, जो क्रीमी लेयर है वो पिछड़े वर्ग, हमेशा जो क्रीमी लेयर को निर्धारित करो और उसको आरक्षण की सीमा से बाहर कर दो, ताकि आरक्षण का लाभ केवल उसे मिले जो वास्तव में हकदार है। यह अलग चीज है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर की सीमा निर्धारित नहीं की, वो राज्यों पर छोड़ दिया, और राज्यों ने मनमाने तरीके से क्रीमी लेयर की सीमा निर्धारित कर दी। इसका यह नुकसान हुआ कि पिछड़े वर्ग में जो आर्थिक रूप से संपन्न वर्ग है उसे आरक्षण का लाभ मिला। वास्तुतः पिछड़े वर्ग में जो गरीब वर्ग है वह तो आरक्षण से बाहर हो गया, उसे लाभ मिला ही नहीं। अब एक प्रश्न, यह मुद्दा चल ही रहा था, तो हमेशा ध्यान दो इस बात को, यूपी सरकार ने क्या किया, क्या बेहतरीन डिसीजन है। हमेशा यूपी सरकार ने क्या किया, हमेशा यूपी सरकार ने क्या किया, कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में ग्रामीण एवं पर्वतीय क्षेत्र के
लोगों के लिए, निवासियों के लिए आरक्षण का प्रावधान जारी कर दिया। एक मिनट देखो आप ध्यान से। यूपी सरकार ने कॉलेज में ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों के लिए आरक्षण लागू करने के लिए शासनादेश जारी किया। इसका मतलब यह है, यूपी सरकार ने यह कहा कि ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों के लिए स्कूलों में, कॉलेज में, विशेषकर मेडिकल कॉलेज में आरक्षण होना चाहिए। पर एक दिन यह मुद्दा सीधे सुप्रीम कोर्ट में गया। और जब सुप्रीम कोर्ट में गया, एक बात याद रखना है, यूपी सरकार बनाम प्रदीप टंडन वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया। ध्यान देना, यूपी सरकार ने यह कहा कि मेडिकल कॉलेज में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। वर्ग की बात ही नहीं की, पूरी बात याद रखना है। 15 का 4 क्या कहता है? सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग। सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग की बात किया, पिछड़ा वर्ग की बात। और यूपी सरकार ने क्या किया? यूपी सरकार ने मान लिया कि गांव में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति पिछड़े वर्ग में आता है, पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति पिछड़े वर्ग में आता है। इसका मतलब यह कि यूपी सरकार ने गांव में निवास को ही पिछड़े वर्ग का मानक मान लिया और यह कह दिया कि जो गांव में रहते हैं वो पिछड़े वर्ग में शामिल हैं, अतः उनको मेडिकल कॉलेज में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अब देखो, यह मुद्दा सीधे सुप्रीम कोर्ट जाता है और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कमाल का डिसीजन दिया। यह वाद यूपी सरकार नाम प्रदीप टंडन वाद के नाम से फेमस हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया। देखो आप, सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया है। एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया और निर्णय क्या दिया सुप्रीम कोर्ट ने, ध्यान दो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों को संस्थान कॉलेज में आरक्षण देना संवैधानिक है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को मेडिकल कॉलेज में, ध्यान देना, आरक्षण देना असंवैधानिक है। कोर्ट ने यह कहा पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों के लिए आरक्षण संवैधानिक है, किंतु निवासियों के लिए आरक्षण असंवैधानिक है। पूरी बात, पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों के लिए आरक्षण को तो संवैधानिक मान लिया, पर ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों के लिए आरक्षण को असंवैधानिक माना। क्यों? कोर्ट ने क्या कहा कि जनसंख्या कोई वर्ग नहीं है और गांव में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का जीवन स्तर और पेशा अलग अलग होता है। गांव में जमींदार भी हैं और गरीब भी हैं, गांव में मजदूर भी हैं और जमींदार भी हैं। यदि ग्रामीण निवास को आरक्षण का आधार मानोगे या पिछड़े वर्ग का आधार मानोगे, तब तो गांव का जमींदार भी पिछड़े वर्ग में शामिल हो जाएगा और आरक्षण का लाभ तो उसे मिल जाएगा हमेशा। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा
कि बेशक गांव में डॉक्टर की आवश्यकता है, तो डॉक्टरों की आवश्यकता के आधार पर ग्रामीण निवास को, ग्रामीण निवास स्थान को आरक्षण का आधार नहीं माना जा सकता। और तीसरी बात सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा, देखो सरकार ने क्या कहा, कैसे तर्क चल रहा है। सरकार ने यह कहा गांव में गरीब लोग रहते हैं, तो कोर्ट ने यह कहा गरीबी तो पूरे देश में है, तो पूरे देश के लोगों को रिजर्वेशन दे दो आप। तीन बातें उठी। कोर्ट ने यह कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों के लिए आरक्षण असंवैधानिक है, संविधान के विरुद्ध है। अब देखो दोनों में डिबेट होता है, सरकार में और न्यायालय में। सरकार ने क्या कहा, हमेशा सरकार ने यह कहा गांव के निवासियों के लिए आरक्षण संवैधानिक है। तो कोर्ट ने यह कहा जनसंख्या कोई वर्ग नहीं है, और अनुच्छेद 15 का 4 पिछड़े वर्ग की बात करता है, और जनसंख्या में निवास करना पिछड़े वर्ग का आधार नहीं माना जा सकता। कितनी अच्छी बात, क्योंकि गांव में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर अलग अलग है और सबका व्यवसाय भी अलग अलग होता है। अब दूसरी चीज, दूसरा इशू, सरकार ने यह कहा कि गांव में गरीबी है, तो गांव के निवास स्थान के आधार पर आरक्षण देना संवैधानिक है। तो कोर्ट ने यह कहा गरीबी तो पूरे देश में है, तो पूरे देश को रिजर्वेशन देना क्या संवैधानिक हो सकता है? अब सरकार कैसे फेल हो रही है। तीसरी बात सरकार ने यह कहा कि गांव के निवासियों को मेडिकल कॉलेज में आरक्षण देने से गांव में डॉक्टरों की आपूर्ति बढ़ जाएगी, उन्हें बेहतरीन चिकित्सा सुविधा मिलेगी। तो फिर कोर्ट ने क्या कहा कि डॉक्टर की आवश्यकता के आधार पर किसी क्षेत्र के निवासियों को आरक्षण देना संविधान से सुसंगत नहीं है। ये तीन बातें की। हमेशा कोर्ट ने यह कहा कि जनसंख्या वर्ग नहीं है, तथा ग्रामीण निवासियों की जीवन स्तर एवं व्यवसाय में अंतर है। यह जो तर्क था, दूसरा जो तर्क दिया था, पहला तर्क, दूसरा तर्क क्या था कि गरीबी, हमेशा ध्यान दो, गरीबी के आधार पर ग्रामीण निवासियों को आरक्षण देना संवैधानिक नहीं, क्योंकि गरीबी संपूर्ण भारत में है। और तीसरे तर्क कोड का क्या था, डॉक्टर की आवश्यकता के आधार पर आरक्षण देना उचित नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टर की आवश्यकता के आधार पर आरक्षण उचित नहीं है। इसे कोर्ट ने एक बड़ा सा इशू उठा। कोर्ट ने क्या कहा, हमेशा ध्यान दो इस बात को। कोर्ट ने यह कहा कि पर्वतीय क्षेत्र के निवास के आधार पर मेडिकल कॉलेज में आरक्षण देना संवैधानिक है, किंतु ग्रामीण निवास के आधार पर मेडिकल कॉलेज में आरक्षण देना संवैधानिक नहीं है। फिर एक प्रश्न, जब आरक्षण की बात करते हैं, याद रखना है, जब आरक्षण की बात की जाती है तो एक बहुत अच्छा इशू उठा। हमेशा
कि बेशक आरक्षण दो, लेकिन योग्यता के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। तो कहा गया कि संस्थानों में आरक्षण के साथ योग्यता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। इसका मतलब यह है योग्यता की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अब एक चीज सोचो, जब ये कहा गया था तो हमेशा ध्यान दो, योग्यता को बनाए रखिए, योग्यता को बनाए रखने के लिए अर्हता निर्धारित कर दी गई, एक न्यूनतम मार्क्स का पाना निर्धारित कर दिया गया। हमेशा अर्हता का अर्थ क्या है? न्यूनतम मार्क्स या अंक का पाना। अब इनकी कहानी सुनो आप। बेसिक संस्थानों में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन आरक्षण इतना हावी न हो जाए कि योग्यता उपेक्षित हो जाए, क्योंकि आर्टिकल 335 अनुच्छेद 335 यह कहता है कि योग्यता की किसी भी कीमत पर उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। प्रशासनिक दक्षता के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। अब ध्यान देना इस बात को। इसलिए यह कहा गया था आरक्षण दो, पर योग्यता का ध्यान रखा जाना चाहिए। तो जब SC ST की बात की गई थी, SC ST की बात, तो प्रश्न यह उठा कि जब SC ST का रिजर्वेशन संस्थानों में कर रहे हैं तो क्या योग्यता की उपेक्षा होगी या नहीं होगी? तो सरकार ने क्या किया? योग्यता को बनाए रखने के लिए एक न्यूनतम अंक पाना अनिवार्य कर दिया गया। जैसे मान लेता हूं कि मेडिकल कॉलेज में मान लो डिसाइड हो गया कि आपको 100 नंबर में मिनिमम 30 नंबर पाना ही होगा, तभी आपका मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा। अब समस्या यहां से खड़ी हुई। अब सोचो, क्या कमाल का कंट्राडिक्शन पैदा हो गया। कंट्राडिक्शन कैसे पैदा हुआ? देखो, आपने जब न्यूनतम अंक निर्धारित कर दिया, न्यूनतम अंक को डिसाइड कर दिया आपने, तो फिर जो SC ST कैटेगरी के बच्चे थे, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के जो बच्चे थे, उस कट ऑफ को क्रॉस नहीं कर पाए, अर्थात 100 नंबर में 30 नंबर में नहीं पाया वो। जबकि रूल ये था कि दक्षता को बनाए रखने के लिए न्यूनतम 30 नंबर पाना जरूरी है, नहीं पा पाए। अब सरकार ने यह कहा, अब उनके लिए जितनी सीटें आरक्षित थी वो सीट भी उनको नहीं मिली। कई बार ऐसा हुआ, ये प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। तो सरकार ने क्या किया, ये जो न्यूनतम अंक है, जो अर्हता है, इसको और नीचे कर दिया। अर्थात 30 था, अब उसे कर दिया गया 20 या 10। तब तक ये अर्हता को कम करते चले गए, तब तक कम करने पर बल दिया गया जब तक उनके लिए निर्धारित सीटें फुल न हो जाए। और MP में तो ऐसा हाल हुआ कि 0 नंबर पाने वाले बच्चे का भी मेडिकल में सिलेक्शन हुआ, तो बच्चों को हिदायत दे दी गई, कृपया आप अपनी शादी कॉपी जमा कर दें कि एक भी क्वेश्चन भरा तो नेगेटिव मार्क्स में चला जाएगा। -1 पाने वाले बच्चे का मेडिकल कॉलेज जब सिलेक्शन हुआ तो विवाद और ज्यादा बढ़ गया कि अनुसूचित जनजाति और जात के बच्चों के लिए एडमिशन प्राइमरी है या डॉक्टर की योग्यता प्राइमरी है। यह इशू बढ़ता चला गया। यह मुद्दा सीधे सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट से यह कहा गया, यह प्रशासनिक दक्षता योग्यता की उपेक्षा की गई है। इसलिए मेडिकल कॉलेज की कमेटी ने अनुसूचित जनजाति के बच्चों का एडमिशन लेने के लिए जो न्यूनतम अंक
की मात्रा जो कम की है, अर्हता को जो नीचे किया गया है, वह गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहतरीन डिसीजन दिया। उसका नाम था, वाद क्या था, मध्य प्रदेश बनाम निवेदिता जैन वाद। यह मुद्दा सीधे सुप्रीम कोर्ट में गया और मध्य प्रदेश बनाम निवेदिता जैन वाद में सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन क्या दिया है, पूरी बात ध्यान सुनना, इस बात को बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सरकार ने जो भी किया है वह संवैधानिक है, वो सही है, संविधान से सुसंगत है। क्योंकि जिस वर्ग को आरक्षण दिया गया है, उस वर्ग के लिए आरक्षण को संभव बनाने के लिए सोचो, सरकार का एक कदम संवैधानिक है। इसका अर्थ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अर्हता को कम करने के संबंध में सरकार के निर्णय को संवैधानिक घोषित कर दिया। अब एक चीज सोचो, अब एक समस्या खड़ी हो गई कि योग्यता पर सरकार ने क्या कहा कि सामाजिक न्याय प्राइमरी है, सॉरी कोर्ट ने क्या कहा, सामाजिक न्याय प्राइमरी है। आप जो आरक्षण दे तो रहे हो, पर आरक्षण को संभव बनाने के लिए आप कट ऑफ में कमी नहीं करोगे तो उस वर्ग के लिए आरक्षण निरर्थक हो जाएगा। अब एक चीज सोचो, आप एक समस्या खड़ी हो गई, पर सरकार ने कहा, सॉरी कोर्ट ने यह कहा सरकार का कदम सही है। फिर एक प्रश्न उठा, जब सारी बातें चल ही रही थी, तो एक मुद्दा उठा, मुद्दा यह उठा कि ध्यान देना इस बात को, मान लिया सामान्य वर्ग की महिला ओबीसी या एससी या एसटी के पुरुष से शादी करती है, पूरी बात ध्यान दो। प्रश्न यह उठा कि सामान्य वर्ग की महिला यदि ओबीसी एससी एसटी के पुरुष से शादी करती है तो क्या इस महिला को पाने का अधिकार होगा या नहीं होगा? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सामान्य वर्ग की महिला यदि ओबीसी एससी एसटी के पुरुष से शादी करती है तो इस महिला को आरक्षण पाने का कोई हक नहीं होगा। यदि कुछ लोगों ने यह कहा कि जब सामान्य वर्ग की महिला ओबीसी एससी एसटी से शादी करती है तो उसकी जाति भी, सोचो एक महिला की जाति अपने पति की जात से निर्धारित होती है, जो सरनेम है पति के सरनेम से निर्धारित होता है। ऐसे कुछ लोगों ने कहा कि समान वर्ग की महिला यदि ओबीसी के पुरुष से शादी करती है तो यह भी ओबीसी बन जाएगी, इसे आरक्षण का लाभ मिलेगा। पर कोर्ट ने कहा नहीं। क्यों? कि ऑलरेडी सामान्य वर्ग की महिला ये सामान्य वर्ग में पैदा हुई है, इसकी परिस्थितियां अच्छी हैं, यह कंपटीशन अपनी योग्यता के बल पर क्वालिफाई कर सकती है। यदि ओबीसी एससी एसटी के पुरुष से शादी करके आरक्षण का लाभ ये लेने की कोशिश करती, एक प्रकार से आरक्षण का दुरुपयोग होता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि समान वर्ग की महिला यदि ओबीसी एससी एसटी की पुरुष से शादी करती है तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन इसके बच्चे को आरक्षण का लाभ मिलेगा। क्योंकि महिला के बच्चे की बात करें, ध्यान दो, महिला के बच्चे की जाति उसके पति की जात से या बच्चों के पिता की जात से निर्धारित होगी। फिर एक प्रश्न 15 के जब 4 कहता है सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान का मुद्दा उठा, तो प्रश्न यह उठा, क्या, ध्यान दो, क्या
सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग SC ST के लिए गैर सरकारी स्कूलों में प्रवेश के संबंध में राज्य द्वारा विशेष प्रावधान किया जा सकता है। देखो, आप एक प्रश्न उठा, क्या सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग SC ST के लिए गैर सरकारी स्कूलों में, एक तो सरकारी स्कूलों में तो आरक्षण दे दो। अब मुद्दा यह उठा कि जिस तरह स्कूलों का निजीकरण हो रहा है, तो क्या प्राइवेट स्कूलों में इस समुदाय के प्रवेश के संबंध में राज्य सरकार विशेष प्रावधान कर सकती है या नहीं कर सकती? क्योंकि 15 का 4 क्या कहता है? 15 का 4 ये कहता है, अनुच्छेद 15 का खंड 4 ये कहता है कि सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग तथा SC ST के, ध्यान दो, अनुसूचित जात और जनजात के लिए विशेष प्रावधान करने का अधिकार राज्य के पास है। ये का पर्याय स्थिति तो है ही नहीं, तो क्या विशेष प्रावधान किया जा सकता है? एक मुद्दा था। अब एक चीज सोचो, ये विशेष प्रावधान करने के लिए 93वां संविधान संशोधन किया गया। 93वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य सरकार को अधिकार दे दिया गया कि वह गैर सरकारी स्कूलों में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग तथा SC ST के लिए विशेष प्रावधान कर सकती है। यह संविधान संशोधन की बात कर दी गई। अब एक प्रश्न, एक अधिनियम भी पास हुआ, संविधान कहता क्या है? संविधान कहता है कि अनुच्छेद 15 और 19 के 1 का 6, दो चीजें, अनुच्छेद 15 19 का 1 का 6, इसकी चर्चा आगे करेंगे। ये दो आर्टिकल ऐसे हैं, 19 के 1 का 6, ये आर्टिकल ये राज्य को नहीं रोकेंगे गैर सरकारी स्कूलों में सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग तथा SC ST के प्रवेश के संबंध में राज्य गैर सरकारी स्कूलों के लिए भी प्रावधान कर सकता है, और इसे संवैधानिक रूप दे दिया गया 93वें संविधान संशोधन के माध्यम से। इस प्रकार देखा जाए, अनुच्छेद 15 का जो 4 है वो 15 के 1 और 2 का अपवाद है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे डिसीजन दिए हैं। अब एक प्रश्न उठता है, सोचो आप, हमेशा ध्यान दो, जितनी भी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं में जो रिजर्वेशन दिया जाता है अनुच्छेद 15 के खंड 4 के तहत, पर सरकारी नौकरी में जो रिजर्वेशन दिया जाता है अनुच्छेद 16 के 4 के तहत। अब आएंगे अनुच्छेद 16, मतलब लोक नियोजन में अवसर की समानता। ये ध्यान देना, लोक नियोजन में हम अवसर की समानता की बात करें, हमेशा ध्यान दो इस बात को, लोक नियोजन में अवसर की समानता की बात करें। एक बात मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, जो लोग भी मुझे सुन रहे हैं,
आपका कैरियर है, आप सभी लोगों का कैरियर आपके हाथ में है। क्या बनना है और क्या नहीं, डिसीजन आपका है। सोचो, परिस्थितियों को दोष देना है या नहीं, निर्णय आपका है। बेशक मेरा अपना निर्णय है और आपका अपना निर्णय है। मैंने क्या कहा? सफलता और असफलता में आपका निर्णय एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप सोचो, मैं पिछले 15-16 क्लास लगातार ले रहा हूं ये बताने के लिए आपको कि आपको संविधान किस तरह पढ़ना है, पर संविधान की पूरी क्लास YouTube पर फ्री में नहीं जाएगी। कल के बाद याद रखना है, हो सकता है अगले मंडे से हमारी जो क्लास चलेगी पॉलिटी की, वो निश्चय की ऐप पर चलेगी। मतलब आज हमारा शुक्रवार है और कल हमारी क्लास चलेगी ऐप पर। हो सकता है संडे को भी मेरी क्लास YouTube पर चल जाए, पर मंडे से हमारी जो क्लास चलेगी वो निश्चय की ऐप पर चलेगी। और निश्चय के ऐप पर पढ़ने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक होगा। पर मैं कहना चाहता हूं कि जब मैं ऐप पर पढ़ाऊंगा तो पर डे 2 से 2.5 घंटे और प्रतिदिन 4 से 5 प्रश्नों की फ्रेमिंग कराऊंगा। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो मैं पढ़ाऊंगा, सोचो, जितना भी मैं पढ़ाऊंगा, मैं यूपीएससी का कोई भी प्रश्न बाहर जाने नहीं दूंगा। यूपीएससी जो प्रश्न पूछ चुका है वो तो मैं डिस्कस करूंगा ही, फ्यूचर में क्या क्वेश्चन बनेगा वो भी मैं डिस्कस करूंगा। और आज शाम को 6 बजे से यूट्यूब पर आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट प्रोग्राम चलेगा और मैं आपको सिखा दूंगा आंसर लिखना। कल हम लोग मिलते हैं इस टॉपिक के साथ और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मजा आएगा। थैंक यू।